नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए और आजम खां के लिए, क्योंकि 23 महीने जेल में रहने के बाद आजम खां जेल से रिहा हुए थे, जमानत पर बाहर आए थे और उस वक्त समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था, ना ही उनसे मिलने गया था। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आजम खां से मिलने के लिए रामपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें, तय कार्यक्रम था, उनका शेड्यूल था। कहीं ना कहीं वो यहाँ से पहले मुरादाबाद जाना था, जो प्रशासन ने उनको रूट दिया था, जो मुरादाबाद जाना था, उसके बाद वहां से रामपुर जाना था। लेकिन अखिलेश यादव नहीं मान रहे थे। उन्होंने बोला कि पहले वो बरेली जाएंगे, बरेली के बाद वो रामपुर जाएंगे। लेकिन जैसी जानकारी मिल पा रही है कि वो अपने रूट से बरेली जाकर के बरेली के बाद मौलाना जो जौहर विश्वविद्यालय है वहां पर भी हेलीपैड में अपने हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और वहां से रामपुर आजम खां के घर जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि बड़ी मुलाकात है और सबकी निगाहें इस मुलाकात पर है, क्योंकि आजम खां जब जेल में थे और जब जेल से बाहर आए थे तब भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनके बयानों ने कहीं ना कहीं एक तंज नजर आ रहा था, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं पर नजर आ रहा था। और सबसे बड़ी बात थी कि एक अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद आजम खां बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। और कल एक बड़ी रैली है बहुजन समाजवादी पार्टी की, कल लखनऊ में। उससे ठीक एक दिन पहले कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खां ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसको सिरे से खारिज किया। उन्होंने साफ तौर पर बोला था कि मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूं और इस तरीके से उन्होंने सारी अटकलों पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा दिया था। उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रामपुर जाकर के आजम खां से मुलाकात के लिए निर्धारित किया था समय, और उस निर्धारित समय के साथ आज वो वहां पर पहुंच रहे हैं और आजम खां से मुलाकात करेंगे। इस पर आजम खां ने भी बोला था कि बड़े नेता हैं, एक भैंस चोर एक बकरी चोर से मिलने आ रहे हैं, वो बड़प्पन दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें की गई थी, लेकिन उसमें एक बात साफ है कि जिस तरीके से आजम खां रामपुर के जो सांसद है नदवी, उनको कहीं ना कहीं उनके भरोसे में इसलिए नहीं है क्योंकि उनसे नाराज चल रहे हैं। उनकी पसंद को दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी ने मोहिबुल्लाह नदवी को वहां से उम्मीदवार बनाया था और वो जीत करके संसद पहुंचे थे। लेकिन कहीं ना कहीं रामपुर के जो बड़े नेता हैं आजम खान, समाजवादी पार्टी के जो महासचिव हैं, उन्होंने भी कहीं तंज भरे लहजे में कहा था कि मैं उनको नहीं पहचानता हूं, मैं बड़ा नेता नहीं हूं, लेकिन मैं उनको नहीं जानता हूं। तो साफ तौर पर उन्होंने एक बात और भी स्पष्ट की थी कि वो अखिलेश यादव के अलावा किसी भी दूसरे नेता से मुलाकात नहीं करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि आज की जो मुलाकात होती है वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव की और आजम खां के साथ ही होती है, या और भी कुछ लोग या और भी कोई बड़ा नेता उनके साथ मुलाकात कर सकता है। और मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहला तो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आजम खां से नाराजगी नहीं है। जो आजम खां नाराजगी की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव संदेश देना चाहते हैं कि उनसे मिल करके जो नाराजगी बात है, जो नाराजगी का जो एक र्यूमर चल रहा है, उसे दूर किया जा सके। वहीं एक मैसेज मुस्लिमों में दिया जा सके कि मुस्लिम जो है वो समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिमों के साथ है, उसके बड़े नेता को दरकिनार नहीं कर रही है। वहीं साफ तौर पर आज भी जो उनकी साख है, जो उनकी जो पार्टी में उनका महत्व, साफ तौर पर वो भी दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे एक बड़े नेता समाजवादी पार्टी के प्रमुख खुद रामपुर उनसे मिलने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे जिले हैं, दर्जन भर ऐसे जिले जहां पर मुस्लिमों का अच्छा खासा प्रभाव है और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी जानती है कि अगर उन्हें नाराज किया गया या उनके अंदर कोई गलत मैसेज गया तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनसे चिटक सकता है। तो फिलहाल इस सबकी निगाहें इस मुलाकात पर है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मुलाकात में क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आती है, क्या कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, साझा बयान निकल करके आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं, रायबरेली की बड़ी खबर अगर बात करें तो सबसे बड़ी खबर वही है। हॉस्पिटल, दो अस्पतालों के जिस तरीके से दर्दनाक मौतें दी हैं इन निजी अस्पतालों ने, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज जब आईबीसी 24 ने लगभग 5 मरतबा यहाँ के सीएमओ को वर्जन लेने के लिए फोन किया, तो लगभग पांचों बार पूरी पूरी बिल जाने के बाद ना कोई रिप्लाई, ना कोई मैसेज इधर से कि जैसे मीटिंग में है या कुछ ऐसा कोई। तो अभी तक फिलहाल कोई ऐसा रिप्लाई या कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया गया है। लेकिन सीएमओ नवीन चंद्रा का यहाँ पे जो विभाग है, जो उनकी अपनी कार्यशैली है, अभी बीते दिनों में प्रभारी मंत्री राकेश सचान का एक वीडियो वायरल होता है, जो कि यहाँ के डीएफओ मीडिया ने शिकायत करी कि यहाँ के अधिकारी जो सीओजी नंबर है वो फोन नहीं उठाते, और राकेश
प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने जब फोन लगाया तब भी फोन रिसीव नहीं हुआ। और उसके बाद जब बात हुई तो अधिकारी ने बताया कि मैं टॉयलेट में था। लेकिन उसके बाद भी अखंड लगातार जो शैली है यहाँ के अधिकारियों की, फोन न उठाना, मीडिया के सवाल का जवाब न देना, मीडिया से एक किनारा काटना, ये अभी भी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी एक कार्य शैली है, उनकी अपनी एक कार्य करने की एक लिमिट है। उस लिमिटेशन को कहीं से भी समझ में नहीं आता कि किस तरीके की कार्य शैली है। आखिर दो निजी अस्पतालों में, प्रगतिपुरम और जेल रोड की अगर बात करें, और दूसरा अस्पताल जो हमने बताया सैनिक अस्पताल, वो लगभग सीएमओ ऑफिस से चंद कदम दूरी पर है। और उसको लेकर के सीएमओ का अभी तक किसी तरीके का मीडिया में कोई बयान जारी नहीं हुआ है। ये एक बड़ा मामला है और दो मौतें हो गई लगातार यही जिले में। इससे पहले अगर बात करें तो महावीर अस्पताल था, वो एक बार सील किया जाता है। सील करने के बाद भी आखिर ऐसा क्या हुआ, वो अस्पताल वापस से चालू कर दिया गया। वो अस्पताल वापस से चालू कर दिया गया और इस अस्पताल के चालू होने के बाद अब वो संचालित है। लेकिन अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार मीडिया में खबरें भी चल रही हैं कि आखिर ऐसा क्या साठगांठ है या क्या वजह है जो सीएमओ नवीन चंद्रा इन अस्पतालों को सील नहीं कर रहे हैं। आखिर लापरवाही आई और परिजनों की बाइट है मीडिया के पास कि इन अस्पतालों को ऐसे अवैध तरीके से चलाने की वजह से और पूरे संसाधन ना होने की वजह से ये मौतें हुई हैं, जो महिलाओं की 2 हुई हैं। और इस पे आईबीसी लगातार खबर कर रहा है और जब तक इस पे आधिकारिक बयान या आधिकारिक कोई कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक ये खबरें और ये बयान चलता रहेगा। और इस पे सीएमओ की लापरवाही साफ साफ झलकती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीएमओ नवीन चंद्रा की कार्यशैली है उसको लेकर के जब उन्होंने पद अपना ग्रहण किया था रायबरेली में तो बड़े ताबड़तोड़ एक्शन किए। वहीं बछरावा में बछरावा कस्बे थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौत हो गई। और मतलब आए दिन जिले में जो शहर में अस्पताल है वो चर्चा में बने हुए हैं प्राइवेट अस्पताल। तो इन पे आखिर क्यों कार्रवाई नहीं होती, ये बड़ा सवाल है। और इस पे सूबे के उप मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो भी संज्ञान लेते हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये बहुत बड़ा सवाल है। और फोन ना उठना यहाँ के अधिकारियों का, वो किसी भी विभाग के अधिकारी हो, ये बड़ा सवाल है अखंड जी। बिल्कुल इंद्रवीर, सवाल तो बड़ा है ही, और लेकिन इसका जवाब मिलना चाहिए था, और अगर जवाब मिलता तो शायद बेहतर होता। बिल्कुल सही बात है। न जाने क्या हो गया इन अधिकारियों को कि किसी का भी फोन उठाना उचित नहीं है। पत्रकार का फोन उठाए चाहे ना उठाए, जब जनप्रतिनिधि इस तरीके की शिकायतें कर रहे हैं, विधायक शिकायत कर रहे हैं, उनका ही फोन नहीं उठाते। यहाँ तक कि रायबरेली के ही राज्य मंत्री था, और कहीं ना कहीं पत्र में साफ तौर से इन्होंने बताया था कि अवहेलना मानी जाएगी। तो अवहेलना अभी भी अवहेलना कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री हो, वो भी फोन करता है तो बताते में कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि गलती हो जाती है, गलती हो गई, उल्टा समझाया जाता है कि सही नहीं है ऐसा तरीका। ऐसा बर्ताव लगातार जनप्रतिनिधियों के साथ, पत्रकारों के साथ ये अधिकारी लगातार कर रहे हैं। क्या कोई पर्सनल मैटर के लिए फोन कर रहा है या अपने व्यक्तिगत किसी काम के लिए आपको फोन कर रहा है? अगर जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और अगर इस तरीके का आरोप कोई परिवार वाले पीड़ित लगा रहे हैं कि उनके यहाँ इस तरीके से अस्पताल में भर्ती हुए थे, उसकी मौत हो गई है, तो क्या कम से कम नहीं बता सकते थे? कोई जांच टीम गठित नहीं कर सकते? और कौन जांच टीम गठित करेगा? आपके ही कंधों पर तो जिम्मेदारी है। आपने ही जांच टीम गठित करेंगे तो कौन जांच टीम गठित करेगा? और बिल्कुल कल भी हम लोग इस पर बात कर रहे थे, गरीब मोहल्ले में दुकानों की तरह अस्पताल संचालित हो रहे हैं, 4-6 किलो में अस्पताल संचालित हो रहे हैं, तो साधन की कोई तरीके से वहां पर कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते नहीं है, तमाम ऐसी व्यवस्था वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन तालाबंदी के लिए 1 या 2 दिन या 4 दिन तालाबंदी होती है, उसके बाद फिर से खुल जाते हैं। कौन होगा उसके लिए जिम्मेदार? ये तय किसकी जिम्मेदारी तय करेगा? कौन इसकी जिम्मेदारी तय करेगा? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर मैं आपको बता दूं, जो इसके पहले एक अस्पताल था प्रगतिपुरम में, एक ही रात को दोनों जो घटनाएं हुई हैं, ये परसों की रात में, उसमें बी केयर अस्पताल है। बी केयर अस्पताल में पुलिस मौके पर अजय राय थाना इंस्पेक्टर थे उस समय, कल उनका ट्रांसफर हो गया, ऊंचाहार का कमान उनको दिया गया रायबरेली एसपी द्वारा। ऊंचाहार की घटना को लेकर के एक अच्छे काबिल इंस्पेक्टर थे, उनकी जगह अनिल कुमार सिंह को चार्ज मिला है। और चार्ज लेते ही उन्होंने अस्पताल पे धावा भी बोला है कल रात को वी केयर पे। और वी केयर में पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई करी है कि मीडिया के सामने वहां के डीवीआर निकाले गए। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल था और
पुलिस के साथ जो घर वालों ने बयान दिया कि हमारे यहाँ डॉक्टर ने उपचार किया ही नहीं, डिलीवरी नर्स ने करवाई। और डॉक्टर लखनऊ में बैठी थी, वो फोन पे कोऑर्डिनेट कर रही थी कि अब ये करिए, अब ये करिए, इनकी पल्स लीजिए, बीपी नापिए, ब्लड चेक करिए। मतलब फोन पे इलाज किया जा रहा है बी केयर अस्पताल में। डीवीआर निकाला है पुलिस ने चेक करने के लिए। और रायबरेली एसपी ने कल रात को आईबीसी 24 के सामने थाना इंचार्ज मिल एरिया जो नए हैं अनिल कुमार सिंह, उनको आदेशित किया है कि ऐसे लोगों के प्रति कार्रवाई करें, और अगर संलिप्तता है और डॉक्टर नहीं थे तो बी केयर के जितना भी मैनेजमेंट है उनको जेल का रास्ता दिखाएं। ये एसपी रायबरेली का निर्देश है। लेकिन सीएमओ का पुलिसिंग की तरफ से जवाब आया, लेकिन अभी भी सीएमओ इस पे चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और ना ही इनका जवाब आया, ना ये जवाब देने से जेलों को उचित समझते। इसको लेकर के कहीं ना कहीं सीएमओ अगर चुप्पी साधे बैठे तो मीडिया क्या समझेगी इसको? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये रायबरेली सीएमओ के ऊपर। नवीन चंद्रा जिस हिसाब से फोन नहीं उठाते, जिस हिसाब से बात नहीं करना समझते, ये तानाशाही नहीं चलेगी उनकी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये रायबरेली है, ये नेता प्रतिपक्ष की रायबरेली है। ये एक प्रधानमंत्री कभी यहाँ से रायबरेली से रहे, तो ये वो रायबरेली है, ये वीवीआईपी रायबरेली। तो यहाँ पे इनको संजीदापन दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखाएंगे तो मीडिया आए दिन इनको ऐसे ही दिखाती रहेगी। मीडिया खासकर आईबीसी 24 ना कभी किसी से डरा है और ना कभी डरेगा। ये डायरेक्टली उनको बताया जाता है कि अगर आप जिस तरीके की कार्यशैली है मीडिया में बयान दीजिए, आप ये नहीं, आप टीम गठित करिए, आपकी जो कार्रवाई वो करिए, हम आपके लिए बाध्य नहीं करते, आपकी जो कार्यशैली है उसके हिसाब से कार्य करिए। लेकिन अगर आप कार्य नहीं करते नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर सवाल जो उठ रहे हैं, इससे भी बड़े सवाल सीएमओ नवीन चंद्रा के ऊपर उठेंगे। और ये मौत का तांडव जो चल रहा है जिले में, ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गरीबों का खून चूसा जा रहा है, अस्पताल वाले पैसे ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। अरे जिस बच्चे की डिलीवरी कराने गए उसकी वाइफ ही नहीं रही, आगे उसका परिवार ही नहीं रहा, तो आप किस लिए बैठे हैं? अगर आप अधिकारी हैं सोचिए कि अगर आपके दिल के, आपके घर के बालों पर ये घटना होती तो क्या आप चुप बैठते? क्यों? क्योंकि आप संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, तन मन धन सब है आपके पास। नहीं, ये सबसे बड़ी बात, गरीबों का दर्द नहीं समझ सकते। इनको मानवता के बारे में जो पाठ पढ़ाया जाता है ना, शायद उसके बारे में जानकारी नहीं। देखिए, वीवीआईपी जिला है, नेता प्रतिपक्ष का जिला है, प्रधानमंत्री का जिला है, वो बात का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वहां जनता रहती है और जनता ही जनार्दन होती है। सब कुछ जनता के ऊपर होता है, जनता के हित के लिए अस्पताल खुले होते हैं, जनता के कल्याण के लिए खुले होते हैं। लेकिन अगर यही जनता के लिए खुले अस्पताल मौत का टेंडर निकालेंगे, मौत बांटेंगे, तो सवाल जरूर खड़े होंगे। यही बार बार कल भी बिल्कुल इंद्रवीर, एक बात इस पे कह दे, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया, कल भी हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे। थ्री इडियट मूवी का इतना प्रभाव पड़ा है इन अस्पतालों पर, थ्री इडियट मूवी का इतना प्रभाव पड़ा है कि इन्होंने मूवी से वो सीन निकाल लिया कि किस तरीके से ऑन कॉल सारी चीजें कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन आप लोगों को समझना होगा, पिक्चर में और रियलिटी में बहुत अंतर होता है, मूवी में बहुत अंतर होता है। मूवी देख करके सारी चीजें जो संचालित कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिसको ये देखना चाहिए, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी, जिसे इस पर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, वही अपनी आंखों पर पट्टी बांध के बैठा हुआ है, तो सवाल जरूर उस पर खड़े होंगे। बिल्कुल, एक बार इंद्रवीर जरूर प्रयास कीजिएगा, बात करने का उनका वर्जन जरूर लीजिएगा। मैं छोटी सी बात करके समाप्त करूंगा। आपने अभी तक इस पर कोई भी बात नहीं रखी, आखिरकार क्या वजह है? मैं बिल्कुल, जब तक आधिकारिक बयान यहाँ के डीएम, यहाँ के सीएमओ जवाब नहीं देंगे, तब तक आईबीसी 24 इन गरीबों की लड़ाई लड़ता रहेगा। और हमारा जो कर्तव्य, हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। इन दोनों अस्पतालों का पर्दाफाश होके रहेगा, कार्रवाई होती रहेगी। मैं ये नहीं, पर्सनल, हम किसी के लिए पार्टी नहीं बनते, लेकिन अगर आप इस तरीके मौत का जाल बिछाएंगे, वो मौत का जाल हमारा एज अ जर्नलिस्ट, एज अ मीडिया कर्मी, हमारा कर्तव्य है कि आपके काले करतूत को दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे आगे भी। तो हम इस पे आधिकारिक बयान लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ से नहीं मिलेगा, हम मुख्यालय से आधिकारिक बयान लेंगे, तो वो बयान हमको लेना हमारा कर्तव्य है और हम लेंगे। आप बोलिए उस पर, और क्या बोलना है वो आपका काम है, हम इसके लिए बाध्य नहीं करते, वो आपका काम है। लेकिन आपको बयान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उस जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल इंद्रवीर, इनका वर्जन जरूर लीजिएगा। कम से कम प्रदेश की जनता जाने तो कि रायबरेली के सीएमओ ने कोई एक्शन लिया, या फिर आंखों पर पट्टी बांध करके इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अभी इसी तरीके से आंखों की पट्टी खोल नहीं पाए, आराम से, या तो फिर कहीं नींद पर मारे हैं, कहीं आराम कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद इनका मैं वर्णन सर जरूर एक कीजिए। एक एक एक, एक छोटा सा कहूंगा कि रायबरेली एसपी का साफ कहना है, अपने जितने भी एसएचओ हैं, अगर उनके थानों के इर्द गिर्द ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो रायबरेली एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह का सीधे सीधे कहना, कल रात को उन्होंने कहा कि अगर संलिप्त पाए जाएंगे और डिग्री नहीं है, ऐसे अस्पतालों में मानक नहीं पूरे हैं, पुलिस खुद उनको जेल भेजेगी, यह एसपी का कहना। लेकिन एसपी भर से काम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि विभाग बीच में आता है, विभाग सीएमओ आता है, तो सीएमओ को भी उसमें अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल इंद्रवीर जरूर करनी चाहिए, और अगर अब तक नहीं की है तो सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, अखंड जिस तरीके से लगातार जो है मौसम में बदलाव हुआ है और गर्मी से बरसात के बाद में हम जो है ठंड की ओर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है लगातार, क्योंकि जो बारिश हो रही थी उसके बाद जो बारिश का पानी है कई जगह पे इकट्ठा हो गया, और उसके बाद जो ये मौसम होता है कहीं ना कहीं डेंगू मलेरिया जैसे जो बड़ी बीमारियां हैं, जिसमें जो है इस वक्त में जो है कहीं ना कहीं जो मरीज हैं इसके लगातार बढ़ते हैं, तो इस जो उसकी शुरुआत है कहीं ना कहीं कही जाए तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी इंद्रवीर बता रहे थे कि लगातार जो है प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो कहीं न कहीं अपनी मनमानी के चलते एक छोटी-सी बीमारी को बड़ा बना करके, बड़ा बिल बना करके जो है लोगों को जो है परेशान करने तक का काम करते हैं। और स्थिति ये तक है, कानपुर में भी कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर 250-250, 300-300 अस्पताल एक छोटे से थाना क्षेत्र में है। और अखंड आपको बता दूँ कि हालात ये हैं कि जो लगे हुए जो जिले हैं, जो छोटे-छोटे जिले हैं जहाँ से किसान अपना इलाज करवाने के लिए कानपुर में आता है, तो इन प्राइवेट अस्पतालों की हालत ये है कि वो लाखों का बिल बना देते हैं, उनको मजबूरन जो है अपना खेत बेचना पड़ता है, कहीं पर गिरवी रख करके पैसे लाने पड़ते हैं, उसके बाद में अपना इलाज कराना पड़ता है। तो फिलहाल जो ये मौसम है उसके चलते कहीं न कहीं जो बीमारियाँ हैं वो शुरू हो गई, और जो मरीज हैं वो भी जो है अस्पतालों में बढ़ रहे हैं। उसको लेकर के जो जिला प्रशासन है उसने फिलहाल तैयारियाँ ज़रूर की हैं, लेकिन क्योंकि जो लगातार मरीजों की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, सरकारी अस्पतालों में इतने मरीज एक साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में अगर किसी तरीके की कोई एडवाइजरी या इस तरीके का कोई व्यवस्था लागू कर दी जाए कि जिससे जो मरीज है एक मिनिमम रेट में उपचार करा करके जाएँ, तो कहीं न कहीं एक बड़ा जो है कहीं न कहीं एक अच्छा कार्य साबित होगा। लेकिन जो मनमानी है हॉस्पिटलों की, जिस तरीके से विद्यालयों की मनमानी है, अपनी फीस लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, उसी तरीके से जो इस समय अस्पताल है कहीं न कहीं मनमानी तौर पर जो है चलते हुए नज़र आ रहे हैं। खैर, सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि अवनीश, मनमानी कैसे चल रही है? मनमानी के लिए भी तो जिम्मेदारी किसी की तय होती है, लेकिन जब वो जिम्मेदार है वही अपनी आंखें मूंदे रहेगा तो वो मनमानी करेंगे ही करेंगे। और यही बिल्कुल सबसे बड़ी साफ तौर पर सारी जगहों से खबरें आती हैं कि अस्पताल ने किसी की डेड बॉडी पैसे के चक्कर में नहीं दी। इससे अधिक शर्मनाक बात क्या हो सकती है? अस्पताल लोगों की जिंदगी देने के लिए होते हैं, लेकिन वहां पर मौत बांट रहे होते हैं। लोग वहां पर जाते हैं कि वो स्वस्थ होकर के निकल के आएंगे, पता चला कि उनका घर ही जमीन बिक जाएगा। तो ऐसी स्थितियां पैदा क्यों होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, जिनको ये तय करना है, जो ये मनमानी जिनके ऊपर रोकने की है, वही लोग आंखें मूंदे रहते हैं। आखिरकार इनकी क्या जिम्मेदारी है? और जिस तरीके से कानपुर में एक जिलाधिकारी और सीएमओ के बीच तरातरी देखने को साफ तौर पर मिली है, वो तो कहीं ना कहीं दिखता है कि हम बड़े और हम बड़े। तो कैसे चलेगा? अब इंद्रवीर भी बता रहे थे कि सीएमओ साहब तो फोन ही उठाना उचित नहीं समझते, और यहाँ से तो कानपुर में सीएमओ साहब कोर्ट से ही लेकर के आए हैं कि भैया उनकी तैनाती वहीं पर रहेगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आदमी जो आम जनता है वो इन सब चक्करों में पिस जाती है, क्योंकि उसे अधिकारी को पता होता है कि मेरा आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर सरकार कोई एक्शन लेती है तो कोर्ट से लेकर के चले आते हैं। तो इसमें तो पिसती जनता है। और ये जो प्राइवेट अस्पताल जो गली मोहल्ले में, ऐसे थाने क्षेत्रों में, एक गली में, थानों में 2-2, 4-4, 6-6 कमरों में खुले हुए हैं, इन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आखिरकार इस सिस्टम की ही तो वो है लाचारगी। ये सिस्टम ही तो मनमानी करने के लिए आपको मौका देता है अवनीश। अ, देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से फिलहाल जो है सरकार ने बिल्कुल जो ये छोटे अस्पताल हैं इनके ऊपर बैन लगाने का कार्य किया था, लेकिन जब कोरोना की स्थिति आई थी उस वक्त पर, क्योंकि छोटे-छोटे अस्पतालों में भी ऑक्सीजन दे करके जो है लोगों को बचाने का कार्य करने की एक जो है प्रक्रिया बनाई गई थी। इसमें एक प्राइमरी रजिस्ट्रेशन जो है इनका अस्पतालों का और जो छोटे-छोटे जो क्लिनिक इनका किया गया था कि जो मरीज हैं लगातार बढ़ रहे थे तो उनको एक आसानी से जो है ऑक्सीजन मिल जाए, और जो उनका एक प्राथमिक उपचार है वो कहीं न कहीं हो जाए, जिससे जो जाने हैं वो जो है वो बच जाए। लेकिन फिलहाल जो है उन लोगों ने जो है उनकी जो संख्या है लगातार बढ़ गई, और स्थिति अखंड ये है कि एक-एक इलाज के लिए आदमी को लाखों रुपए का बिल जो है एक छोटे अस्पताल में जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई स्टाफ नहीं है, डॉक्टर पे ड्यूटी पे कोई डॉक्टर नहीं है, उनसे लिया जा रहा है। आप समझिए आदमी इलाज किसी चीज़ का कराने आता है, जाँचें कर कर के उनके पास में बीमारियाँ कोई और निकाल दी जाती हैं, और उनके एक लंबा बिल जो है कहीं न कहीं कहा जाए 50,000, 60,000, 80,000 एक बिल तैयार कर दिया जाता है, जिसके बाद में
जो मरीज है, क्योंकि आप जान रहे हैं हम आप जो है जिसको नॉलेज नहीं है वो असहाय है, उसको जो भी बता दिया जाएगा उसके लिए वही एक बीमारी या वही एक चीज हो जाएगी, उसको उसके लिए इलाज करवाना पड़ेगा और जान से ज्यादा किसी को पैसे की महत्वता नहीं होती। लेकिन जो गरीब है, जो किसानी कर रहा है, जो गेहूं बेच करके अपना जो है या अनाज बेच करके जो है अपना घर चला रहा है, वो जा करके अपने खेतों को जो है गिरवी रखता है, उसके बाद में जो है इन प्राइवेट अस्पतालों का जो पेट है वो कहीं न कहीं भरता है और बिल्कुल भी मानवता नाम की चीज़ आपको अखंड बताएँ, बिल्कुल भी मानवता नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई मर रहा है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मात्र कुछ ही प्रतिशत जो है डॉक्टर या कहा जाए कुछ ही प्रतिशत जो अस्पताल संचालक हैं, जो इस तरीके के जो मरीजों की मदद करते हैं, लेकिन फिलहाल 90% जो मुझे लगता है 90% जो लोग हैं, सिर्फ़ जो है सिर्फ़ पैसे कमाने की एक होड़ में लगे हुए हैं। अखंड। अवनीश, बहुत बुरा हाल होता है अगर प्रकृति जब देती है तो सूद समेत ब्याज समेत सब कुछ वापस करती है आपको। और राजधानी लखनऊ में एक उदाहरण है, नाम नहीं लेंगे, लेकिन सूद समेत उनको वापस मिला है। किस तरीके से लोगों को लूटा जाता है अस्पतालों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और बिल्कुल है, गाढ़ी कमाई, अपने जो जीवन की उन्होंने कमाई है वो लोग गवा देते हैं। और कहा गया है ना कि मरता क्या ना करता, अपने 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 किसी खास को बचाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, गहने गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं, लेकिन मानवता को शर्मसार कर देती है इस तरीके की खबरें। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बस केवल और केवल दिखाता है तो अपना मुनाफा दिखाई देता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ऐसे अस्पतालों पर किस तरीके की कार्रवाई प्रशासन करता है, शासन करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं इन लोगों को किसी न किसी का जरूर आशीर्वाद प्राप्त है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और यही सबसे बड़ी शर्म की बात है कि लोगों को लगातार इसी तरीके से लूटा जाता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अमीश। अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से यहाँ पर जनपद बिजनौर में गुलदार का आतंक लगातार फैल रहा है, उसको लेकर एक जिला प्रशासन द्वारा बात की गई थी कि जो भी वन विभाग की टीम है, वन विभाग की टीम को यहाँ पर 100 पिंजड़े अक्टूबर महीने में दिया जाएगा। इसको लेकर आज वन विभाग और प्रशासन की नींद खुली है। आज जिला अधिकारी महोदय द्वारा, जसजीत कौर द्वारा 10 पिंजड़े लगभग वन विभाग को दिए गए हैं और उन पिंजड़ों को आज दिया गया है कि ताकि गुलदारों को जो है, जो जिनकी संख्या ही पता नहीं है कि कितने गुलदार यहाँ पर फैले हुए हैं, और अभी पूरे क्षेत्र में जनपद बिजनौर के धामपुर, चांदपुर, बिजनौर, नगीना सब जगह पे, मतलब बढ़ापुर, सभी क्षेत्रों में गुलदारों का आतंक है और आए दिन सड़कों पर भी गुलदार नजर आ जा रहे हैं। तो इसके लिए अब जिला प्रशासन द्वारा जब बात कही गई थी, बताया जा रहा है कि 100 पिंजड़े देने की बात कही गई थी और वन विभाग टीम को अब 10 पिंजड़े दिए गए हैं। अब 10 पिंजड़ों में गुलदार किस तरह से कैद होंगे, क्या होंगे, कितने नहीं होंगे, फिलहाल बाहर की टीमें भी आई थी गुलदारों को पकड़ने के लिए, और बाहर से भी पिंजड़े आए थे। और उसी तरह से वन विभाग की टीम लगातार यहाँ पे भी कर दी और उसमें ही किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कई जनप्रतिनिधि भी अब सामने आए थे, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद अब बिजनौर प्रशासन की थोड़ी सी आंख खुली और उन्होंने 10 पिंजड़े अब वन विभाग टीम को दिए हैं। अब सवाल यही उठता है कि आखिर 10 पिंजरे दिए तो हैं, चलिए ये तो सही है कि 10 पिंजरे वन विभाग टीम को मिली है, परंतु वन विभाग टीम को पूरी तरह से ये देखना पड़ेगा कि अब जब जिस तरह से संख्या ही नहीं पता है कि ये, अब इंसान किसी इंसान से तो लड़ सकता है, सामने से देख सकता है कि ये मुझ पे वार कर रहा है या उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, परंतु कोई जानवर आके और वो इतना शक्तिशाली हो कि वो हमला कर दे और गर्दन पे ही सीधे हमला करता है, गुलदार बताते हैं कि गर्दन पे हमला करता है, और अगर ऐसा व्यक्ति कोई गुलदार हमला कर दे तो उससे बचा कैसे जा सकता है, और उसकी संख्या ही जो है वो मालूम नहीं हो पा रही है और वन विभाग टीम के पास भी इस चीज का आकलन नहीं है कि कितने यहाँ पे गुलदार हैं। फिलहाल 10 पिंजरे तो दिए गए हैं कि इन्हें पिंजरों में कैद किया गया है और इन्हीं टाइम में लगभग कई सारे गुलदार पकड़े भी गए हैं और उन्हें पकड़कर बाहर भेजा गया है। वन विभाग टीम ने पकड़ के उन्हें छोड़ा है। फिलहाल राहत की सांस तो बिजनौर की जनता, ये कहा जाए कि ले रही है राहत की सांस तो नहीं कहा जा सकता, परंतु यह है कि वन विभाग टीम की और प्रशासन की आंख जिस तरह से खुली है, उसमें थोड़ा सा अखंड ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, प्रशासन ने थोड़ा सा पहल किया है। जी अखंड। अब बिल्कुल अजय, थोड़ी तो राहत की सांस जरूर मिलेगी। और पहल को कम से कम, और इस पहल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पिंजरे 10 हो, 50 हो, 100 हो या 500 हो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कितनी तादाद में जो गुलदार है उसकी संख्या का, असली संख्या का पता लगाया जाए और इससे कहीं ना कहीं उनको पकड़ करके भय का माहौल है वहां पर, उससे कहीं ना कहीं लोगों को छुटकारा दिलाया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लोग लगातार एक गुलदार के आतंक से परेशान है, पीड़ित है। तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, वो ये बनती है कि जो सही संख्या है आकलन करके कम से कम उनके बारे में पता लगाए और जहां जरूरत है वहां पर इन पिंजरों को लगाए। क्योंकि अगर आपको सही जानकारी नहीं होगी, उनकी संख्या की जानकारी नहीं होगी, तो आप ऐसे कहीं पे भी अंधेरे में कोई मायने मतलब नहीं है। कम से कम प्रशासन को पहले इसके लिए कोई ना कोई जरूरी और
जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। लेकिन आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर गुलदारों का आतंक है, सड़कों पर घूमते नजर आए हैं और कहीं ना कहीं आतंक है उस जगहों पर कि लोग भयभीत नजर आए हैं। तो क्या ऐसी कोई जानकारी या गांव ग्रामवासियों की जगह ग्रामवासी इस तरीके की बातें करें कि कितनी तादाद है, कितनी तादाद, कितनी संख्या है उनकी, क्योंकि प्रशासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि उनकी संख्या का पता लगा के उनको जिस इलाके में मौजूद है वहां पर इस तरीके के पिंजरे इंस्टॉल करें। लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे जैसे ये 10 पिंजरे होंगे अगर बड़ी संख्या होगी वहां पर तो। देखिए अखंड, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आपको मैं एक संख्या बता रहा हूँ कि 8 विधानसभा बिजनौर में है और 2 लोकसभा है। आप ये समझ सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्र है और गांव भी बहुत सारे गांव हैं यहाँ पर इसकी संख्या जो है, अब आपको बता दूं कि हर जगह से कहीं कहीं वीडियो वायरल होते हैं, कहीं सड़क पे से गुलदार निकल जा रहे हैं, कहीं खेत। यहाँ पे गन्ने की फसल ज्यादा होती है। आपको बता दूं कि यहाँ के किसान जो हैं वो गन्ने की फसल ज्यादा करते हैं और गन्ने में छुपना आसान होता है गुलदार के लिए, किसी भी जानवर के लिए, गुलदार के लिए नहीं, किसी भी जानवर के लिए छुपना आसान होता है। गन्ने की फसल क्योंकि लंबी होती है, बड़ी होती है और उसमें छुपना आसान होता है। तो लगातार यहाँ पर जैसे मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया, मेरठ हो गया, इस क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल ज्यादा होती है। इसको लेकर गुलदार बहुत सारे फैल जाते हैं और मतलब जिस तरह से गुलदार आए हुए हैं तो बहुत सारे गुलदार यहाँ पर छुपने के लिए उन्हें सबसे आसान तरीका है। आपको बता दूं कि पिछले 2 साल में 36 मौतें हो चुकी हैं इस गुलदार के चक्कर में, और उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। तो 36 मौत अब तक गुलदार ने मतलब अपना निवाला बना लिया है। कई गुलदारों ने, एक को नहीं कहा जा सकता। तो इसका आकलन जब वन विभाग टीम नहीं लगा पा रही है तो जनता कैसे लगाएगी। पर यह है कि सभी क्षेत्रों में गुलदारों का आतंक तो फैला हुआ ही है अखंड। जी अखंड। बिल्कुल बिल्कुल अगर सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है तो उस आतंक से निपटने के लिए आपको कम से कम संख्या आप नहीं भी पता लगा पा रहे, लेकिन जरूरी और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता जरूर है। और अगर 10 पिंजरों से काम नहीं चल रहा है तो प्रशासन को कम से कम जितने भी पिंजरों की आवश्यकता हो इनको पकड़ने के लिए कम से कम वहां पर वन विभाग को मुहैया कराएं, क्योंकि देखिए लोगों के मन में अगर डर नहीं निकाला जाएगा तो स्थितियां और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं। और ये देखा जा रहा है बहराइच में ही बहुत ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरीके से जो जंगली जानवर है उनके आतंक से लोग परेशान है, पीड़ित। और बहराइच में किस तरीके से भेड़िए के आतंक ने लोगों की जिंदगियों को एकदम परेशान कर रखा है। लोग डर के साए में जी रहे हैं, लोग रात रात भर निगरानी कर रहे हैं। और जैसा अगर आपने वहां बोला कि गुलदार डायरेक्ट गले पर हमला करता है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से वो भी किसी की जिंदगी को लील सकता है। ऐसे में जरूरी और प्रभावी कदम जरूर प्रशासन को उठाने चाहिए और जितने पिंजरों की आवश्यकता हो कम से कम उतने पिंजरे वहां पर मुहैया कराने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आदर्श हरदोई से जुड़ गए। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड जी, आज हम बताना चाहेंगे, आप हरदोई के सदर बाजार में खड़े हैं। तो आज से 2 दिन के बाद में अभी बारिश, यहाँ पे ये कैलेंडर लगे हुए हैं। देखिए ये कैलेंडर की दुकान सच और भी दिखाएंगे आपको। आप पास में यहाँ पर जो बरसात, यहाँ पर जो चूना चावल की बिक्री स्टार्ट होती है हमारे साथ, यहाँ पर दुकानदार भी बैठे हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कितनी क्या महंगाई है। भैया क्या नाम है आपका? यहाँ पर जो परसों बारिश हो रही थी, उस बारिश में दुकानदारी को क्या फर्क पड़ता है? बारिश से बहुत फर्क पड़ गया। बारिश होने से समझ नहीं आ रही। और कुछ महंगाई को लेकर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या महंगाई बढ़ी है? पिछले साल से थोड़ी महंगाई है इस बार, पिछले साल से थोड़ी चावल में अच्छा आवाज थोड़ा बारिश कम हुई है। तो यहाँ पर जो अभी हमारे यहाँ दुकानदार ने बताया है बारिश को लेकर महिलाएं घर पे थी, लेकिन आज जो है बारिश थम चुकी है और धूप भी निकली हुई है। बिल्कुल आदर्श जैसा बता रहे थे कि महंगाई को लेकर के या फिर बरसात ने जिस तरीके से कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा प्रभाव डाला और जो दुकानदारी होनी चाहिए उन व्यवसायियों की वो हो नहीं पा रही है। और यही कारण है कि जो मौसम होता है ना वो हर चीज में खलल डालता है, चाहे वो किसानों की बात की जाए, व्यापारियों की बात की जाए। तो यहाँ पर हम आप उसी दुकान पे खड़े और भी हम दिखाएं यहाँ पर पूरी मार्केट के अंदर ये सीरियल लाइव चैनल जो पूरे दर्शकों तक दिखा रहा है टेलीविजन के माध्यम से, ये पूरी मार्केट जो लगी हुई है। ये बरसात जब थमी हुई है, बरसात आज धूप निकली है, उस धूप को लेकर यहाँ पर महिलाएं और चाहे पुरुष सभी लोग यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं। बिल्कुल आदर्श जैसा बता रहे हैं कि देखिए मौसम जब खिला है और
बरसात थोड़ी सी कहीं ना कहीं रुकी हुई है, तो लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं, दुकानदार के पास जा रहे हैं, अपना जो भी जरूरत का सामान है वहां से खरीद रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इस बार बारिश हुई है उसने कहीं ना कहीं सबको प्रभावित किया है, आम जनमानस को, किसान को, व्यापारियों को, सभी किसी न किसी प्रकार से इससे जरूर प्रभावित हुए हैं। और साफ तौर पर यही रिपोर्ट आदर्श दिखा भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन आदर्श ने हरदोई से बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल बरसात कभी कभी खलल के रूप में भी देखी जाती है। अन्नदाताओं के लिए बहुत अच्छी बात, कहीं ना कहीं खुशी की लहर जो होती है जब अगर इस तरीके से बारिश होती है, लेकिन कभी कभी आफत बन जाती है, परेशान हो जाते हैं। और जिस तरीके से बारिश हुई है, कई फसलों की तबाही हुई है, जलमग्न हो गए कई इलाके, तो कहीं ना कहीं आफत वाली बारिश भी कहलाती है। और यही हालात है कि व्यापारियों की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, सब कहीं ना कहीं से जरूर परेशान नजर आते हैं। एक और आपको बात बता देते हैं कि कल बसपा की एक बहुत बड़ी रैली है, और इस रैली में कहीं ना कहीं अपने खोए हुए जनाधार को एक वापस लाने के लिए और अपने आप को ये बताने की एक कवायद करेगी बसपा की हम भी मैदान में हैं। क्योंकि जिस तरीके से 2027 में चुनाव होने हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता तक नहीं खुला, तो कहीं ना कहीं जो दो पार्टियां हैं, अब तीसरा जो त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए कहीं ना कहीं बसपा भी मैदान में उतरने जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कल एक बड़ी रैली है, और इस रैली के माध्यम से कहीं ना कहीं बीएसपी ताल ठोकती हुई नजर आएगी और अपनी ताकत का एहसास कराते हुए नजर आएगी। सबसे बड़ी बात है, इस रैली में जो देखने को मिलेगी, कई नारों से पूरे प्रदेश, राजधानी लखनऊ में या पूरे प्रदेश में पोस्टर से सजा दिया गया है। जो बीएसपी के कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं, और बड़ी तादाद में बीएसपी के जो कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लोगों को ले आ सके, बड़ी भीड़ को कहीं ना कहीं दिखा सके, बड़ी भीड़ आए उस रैली में, और ये जो दिखा सके कि उसकी ताकत क्या है, उसका खोया हुआ जनाधार उसके साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि बसपा सुप्रीमो के साथ साथ तमाम जो दिग्गज हैं वो उनके साथ नजर आएंगे, चाहे वो सतीश चंद्र मिश्रा की बात की जाए या फिर उनके भतीजे की बात की जाए, उनके भाई की बात की जाए, और भी कई लोग होंगे जो इस रैली में साफ तौर पर बीएसपी को मजबूत करने के लिए कल साफ तौर पर यहाँ दिखाई देंगे। लेकिन इसका मैसेज अलग होगा, क्योंकि नारों में साफ तौर तरीके से दिखाई दे रहा है कि राशन नहीं, अच्छा शासन चाहिए। बहुत से ऐसे नारे हैं जो इस वक्त राजधानी की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि बीएसपी भी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। 2027 की तैयारी से इसे जोड़ करके देखा जा रहा है कि बसपा चाहती है कि कहीं ना कहीं वो भी अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज कराए, और जिस तरीके से उसने जनाधार खोया है, तो दलितों का वोट बैंक कहीं ना कहीं उसे छिटक करके चाहे समाजवादी पार्टी में जाए या कांग्रेस में जाए, वो कहीं ना कहीं अगर जाता है तो बीएसपी के लिए खतरे की घंटी है। और इसे रोकने के लिए बीएसपी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कल करने जा रही है। हमारे साथ अनिल जुड़ गए संभल से। अनिल, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड अगर संभल की बात करें तो अभी पीछे रायन बुजुर्ग में एक मस्जिद तोड़ी गई थी जो कि अवैध जगह पर बनी हुई थी, और एक मैरिज हॉल भी। वहीं अगर संभल प्रशासन की बात करें तो वो संभल प्रशासन इन चीजों पर इस तरह गौर फरमा रहा है जो कि अवैध जगह पर बने हुए हैं। वहीं अब एक चीज और देखने को मिलती है, संभल के हातिम सराय में लगभग 8 बीघा जमीन में जो कि तालाब की और सरकारी भूमि थी, उस पर एक जो है है, और उन पर प्रशासन पेंट से क्रॉस की मार्किंग की गई है। और उन्हीं के साथ साथ एक मस्जिद भी है जिनको प्रशासन ने कहा है कुछ दिनों का नोटिस पीरियड दिया है, या तो आप इनको स्वयं ही खाली कर लीजिए, नहीं तो हम ध्वस्तीकरण की अपनाएंगे। अखंड अनिल, सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस तरीके से सरकारी जमीन पर इस तरीके का निर्माण हो जाता है और अधिकारियों को भनक तक नहीं लगती है। आखिरकार अगर ये आलम केवल संभल में ही होगा तो सरकारी जमीनें सकता है। लगातार इस तरीके का एक लेटर भी आया था, और इस तरीके से ग्राम समाज की जमीनों, सरकारी जमीनों जहां पर अवैध कब्जे को लेकर के लगातार प्रशासनिक खुला छुपा हुआ है और कार्रवाई कर रहा है। आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी जमीन का हिस्सा जो सरकारी का हिस्सा जानकारी के लिए लेखपाल क्या करते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है उस इलाके की? उनको पता ही चलता है कि क्या कैसे इतनी बड़ी चीजें बन जाती हैं, और वहां पर फिर प्रशासन उनको हटाने के लिए होता है। फिर उसके बाद हाईकोर्ट में कोर्ट का इंटरफेरेंस होता है, कोर्ट जाते हैं लोग, कोर्ट से स्टे होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो आखिरकार इस तरह की स्थितियां क्यों पैदा होती है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या करता है वहां का प्रशासन, या जिनके कंधों पर जिम्मेदारी वो क्या करते हैं? अखंड एक चीज देखने वाली है इस चीज में, जब वहां के लोगों से पता करा तो उन्होंने बताया कि इस जगह के जो हमारे पास हैं वो इस चीज का दावा कर रहे हैं कि हमारे पास में इसके पक्के बेनामी हैं, और किसी सुनीता शायद शांति नाम है, उसने ये जमीन हमको बेची है। और नगर पालिका की तरफ से वहां पर बिजली भी पहुंचाई गई है और सड़कें भी पड़ी हुई हैं,
वहां पर इस तरह के भी सब कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से दी जा चुकी हैं, लेकिन अब पता चलता है कि वो 8 बीघा जमीन जिसमें 80 मकान बने हुए हैं और एक मस्जिद भी शामिल है, वो सब तालाब की जगह पर है और सब के सब अवैध है। अब बिल्कुल यही दिक्कत है ना कि जब सब कुछ अवैध है, इस बात की जानकारी होने में इतना समय लग जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, और सरकारी अमला जब इससे जुटता है, तब जाके कहीं न कहीं इस पे कोई प्रभावी कदम उठाया जाता है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इनिशियल स्टेज पर ही, इनिशियल लेवल पर ही क्यों नहीं कार्रवाई होती? इस तरीके की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या किसी अधिकारी से आपने पूछा कि आखिरकार इस तरीके की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, लोग उस पर निर्माण करा लेते हैं, उस पर आप कुछ न कुछ रखने लग जाते हैं, तो क्या करते हैं ये सरकारी कर्मचारी जिनके कंधों पर ज़िम्मेदारी होती है? इनिशियल लेवल पे क्यों नहीं इसे रोकते हैं? क्या जखन प्रशासन से बात चल रही थी, हमने बात करने की कोशिश की जो एसडीएम है उनसे भी, तो उन्होंने कहा कि ये लंबे समय से खाली पड़ी थी और तालाब की जमीन थी, इसको कब्जा लिया गया। अब इनसे जो है जो 80 मकानों के जो मालिक हैं, जिनको पता है, वो कहते हैं कि हमारा इसमें मालिकाना हक है, बैना में भी है, कहते हैं हमसे प्रशासन का कहना है कि जो उनसे सबूत हैं और जो पक्के साक्ष्य हैं वो उनसे मांगा है और कुछ दिन का उनको समय दिया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जो समय है, उस समय पर जो साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत किए वो कितने वैध हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि चीजें ऐसी हैं जो अवैध चीजों के भी डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। सबसे बड़ा बात यही है, बहुत जगहों पर ऐसा देखा गया है, इस तरीके से अवैध चीजों के भी वैध डॉक्यूमेंट होते हैं। इसको पता लगाने में ही बहुत सारी चीजें, बहुत समय निकल जाता है। अब देखने वाली बात होगी इस पर प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरीके से अनिल जानकारी दे रहे थे कि एक बड़ी जगहों पर इस तरीके से जो अवैध कब्जे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो ये दावा भी कर रहे हैं कि उनके पास वैध डॉक्यूमेंट भी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखिए जिस तरीके से संभल पुलिस चौकी जो वहां पर बनी थी, और उस पर भी लोगों ने कहीं ना कहीं दावा ठोक दिया था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें कि आखिरकार इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स उनके पास बन कैसे जाते हैं, कौन लोग इसमें संलिप्त है, ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सरकारी जमीनों पे भी कागजात तैयार करके उनको वैध तरीके से लोगों को अवैध रूप में बेच दिया जाता है। लेकिन उसको वैध बनाने के लिए हर वो जरूरी कदम उठाए जाते हैं, हर वो जरूरी चीज उसमें शामिल की जाती है जो कि जरूरी हो। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। नोटिस जरूर दिया है, इस पर आगे क्या कार्रवाई करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।